brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले मुंबई की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी वारदात जिसमें 2 घंटों तक कितने ही पेरेंट्स परेशान रहे और कुछ भी हो सकता था, लेकिन शुक्र है आखिर में सब कुछ ठीक रहा। मुंबई के पवई इलाके में एक स्टूडियो है जिसका नाम है आरए स्टूडियो। यहाँ एक वेब सीरीज़ के लिए आज ऑडिशन होनी थी और इस स्टूडियो में एक्टिंग क्लासेस भी दी जाती है। तो वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन देने करीब 100 बच्चे पहुँचे थे। ऑडिशन हो रहा था और बच्चे जा रहे थे। आखिर में 20 बच्चे के करीब बचे थे। 20 बच्चे इसी स्टूडियो में थे। तभी इसी स्टूडियो में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम रोहित आ गया, अचानक उन सभी 20 बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है। बंद करने के बाद वो एक वीडियो मैसेज जारी करता है और उस वीडियो मैसेज में कहता है कि वो कोई टेररिस्ट नहीं है, उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, एथिकली मॉरली वो कोई गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी कोई डिमांड है, वो किसी से बात करना चाहता है, उसके कुछ सवाल हैं, वो जवाब चाहता है। ये वही वीडियो है जो इसने इस बच्चों को बंधक बनाने के बाद जारी किया। पहले ये सुन लीजिए। मैं रोहित आर्या करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर जिंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। मैं मर जाऊं या नहीं मर जाऊं, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं, उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें खत्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां है और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। तो इस वीडियो के जरिए आपने उसकी पूरी बात, उसकी पूरी मांग सब समझ ली। रोहित आर्या के बारे में ये भी है कि इसका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। अब इस पूरी बातचीत में उसने अपनी कोई मांग नहीं बताई, बस ये कह रहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ और कुछ सवालों के जवाब चाहिए, किसी से बात करनी है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, उधर हो ये रहा कि स्टूडियो के जिस कमरे में बच्चों को बंद किया गया, उस कमरे में विंडो से बच्चे बाहर झांक रहे हैं, रो रहे हैं। आसपास से गुजरते हुए लोगों की नज़र पड़ी, धीरे धीरे भीड़ जमा होती गई। इसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स भी वहाँ थे, वो भी परेशान हो गए। फिर पुलिस पहुँचती है। 1:45 पर इन बच्चों को बंधक बनाया गया था दोपहर के। अब पुलिस पहुंची, 17 से 20 बच्चों की ज़िंदगी का मामला था। उधर वो वीडियो, पुलिस उस रोहित आर्या के बारे में जानकारी भी हासिल कर रही है। तो पता चला कि रोहित आर्या की मेंटल हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं है। अब बच्चों की ऐसे में जान भी खतरे में हो सकती है। खैर, पुलिस ने पहले काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की, इसके बाद उस स्टूडियो में दाखिल हुई। इसी दौरान में गोली चली पुलिस की तरफ से। रोहित आर्या को गोली लगी। बच्चों को सकुशल बाहिफाजत वहाँ से निकाल लिया गया। फिर रोहित को पुलिस अस्पताल ले गई, जहाँ बाद में रोहित आर्या की मौत हो गई। सारे बच्चे अब ठीक हैं, अपने अपने घर, अपने अपने माँ बाप के पास हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे जो हुआ, सांसें ऊपर नीचे हो गई थी और आखिर में रोहित की मौत हो गई। अब आगे जांच के दौरान ये पता चलेगा कि आखिर उस वीडियो में उसकी कौन सी मांग की बात कर रहा था जो उसने पूरी तरह से साफ साफ नहीं कहा।
लेकिन ये एक अफसोसनाक हादसा था। पर शुक्र है कि सभी बच्चे सही सलामत अपने अपने घरों को लौट आए। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। धूम फिल्म आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, और धूम फिल्म को जब याद करते हैं तो मोटरसाइकिल, चेस, पीछा। इत्तेफाक से इस इंडियन धूम फिल्म की कॉपी फ्रांस के पेरिस में की गई, हाल के वक्त की सबसे बड़ी चोरी में। और चोरों ने ऐसी चोरी की जो शायद इससे पहले आपने सुना भी नहीं हो। मतलब चोर चोरी कर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, और किसी को ज़रा सी भनक ही नहीं कि ये करने क्या जा रहे हैं, और सब बेफिक्र हैं। ये कहानी है पेरिस के सबसे मशहूर, बल्कि फ्रांस के सबसे मशहूर लूव्र म्यूज़ियम की। ये लूव्र म्यूज़ियम जिस बिल्डिंग में है, असल में ये फ्रांस के शाही ख़ानदान का शाही महल हुआ करता था। करीब 200 सालों तक इस महल में ही शाही परिवार रहा करता था। बाद में फिर करीब 1793 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो फिर इस महल को एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई। तो 1793 से पहले यहाँ राजाओं की रिहाइश हुआ करती थी। बहुत ही खूबसूरत आलीशान महल है ये। और अब यहाँ पर लूव्र म्यूज़ियम है, जो अपने आप में पूरे फ्रांस की संस्कृति, कल्चर, आर्ट की धरोहर को सजाकर और संभाल कर रखे हुआ है। कहानी की शुरुआत 10 अक्टूबर को होती है। 10 अक्टूबर को पेरिस में एक ट्रक चोरी हो जाता। ये कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि ये वो ट्रक था जिसमें लिफ्ट भी था। आमतौर पर जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा, या बिजली वाले इलेक्ट्रीशियन सरकारी, तो ऐसे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं जो बड़े से ट्रक में लगा होता है, और फिर आप उसके ज़रिए ऊंची इमारतों में दाखिल हो सकते हैं, कई बार बालकनी, शीशा, इन सबको साफ करने के लिए भी। तो 10 अक्टूबर को पेरिस से करीब 20 किलोमीटर दूर एक ट्रक की चोरी होने की खबर आती है, पर कोई ध्यान नहीं देता कि ट्रक चोरी कैसे हो गई, क्यों हुई। लेकिन ये प्लान का पहला हिस्सा था। 10 अक्टूबर को एक ट्रक जिसमें लिफ्ट है और जो मेंटेनेंस के काम के लिए इस्तेमाल होता है, उस ट्रक की चोरी के ठीक 9 दिन के बाद 19 अक्टूबर की अब तारीख आती है। 19 अक्टूबर संडे का दिन छुट्टी का दिन। टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में इस लूव्र म्यूज़ियम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेशकीमती सामान रखे हैं, बेशकीमती जेवरात, पेंटिंग्स, सभी चीज़ें। तो अब सुबह इंतज़ार कर रहे हैं टूरिस्ट म्यूज़ियम खोलने का, और 9 बजे के करीब म्यूज़ियम के खुलने का टाइम है। लोगों की अब आना जाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान ठीक 9:30 बजे के आसपास एक ट्रक इस म्यूज़ियम के पीछे की तरफ ऐसी जगह पर आकर रुकता है जहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं, कोई एंट्रेंस नहीं, या किसी को कोई मतलब ये नहीं है कि कोई सड़क भी रोक रहा है, ट्रैफिक रोक रहा है। वो जाकर उस म्यूज़ियम के ठीक पिछले हिस्से में पार्क कर देता है। अब कमाल ये है कि ये म्यूज़ियम इतना बड़ा, इसमें अरबों के मतलब हीरे, जवाहरात, पेंटिंग्स रखे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा का आलम यह है कि जिस जगह पे ये ट्रक खड़ा हुआ वहाँ पे सिर्फ एक CCTV कैमरा, और उसका भी मुंह कहीं और, वो ट्रक को देख ही नहीं रहा है। खैर, ये ट्रक वहाँ रुकता है। इसके बाद ट्रक से अब लिफ्ट ऊपर की तरफ उठता है। अब उस लिफ्ट के जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसमें 2 लोग सवार थे, जो लिफ्ट के साथ एक केबिन होता है, बॉक्स टाइप। अब लिफ्ट जब हुआ ट्रक से, तो ये ऊपर उठने के बाद एक विंडो के पास, इसी म्यूज़ियम के बैक साइड, उस विंडो के पास जाकर रुक जाता है। जो दोनों लोग सवार थे इस लिफ्ट में, उन्होंने कंस्ट्रक्शन के जो मजदूर होते हैं, जो पहनते हैं, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं, जो उनकी ड्रेस होती है, वही ड्रेस पहन रखा था। अब लिफ्ट म्यूज़ियम के विंडो के पास है, नीचे सड़क है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग गुजर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बट हर एक को यही लगा कि ये शायद बालकनी और शीशे की सफाई करने के लिए आए, क्योंकि ड्रेस भी वैसा, गाड़ी भी वैसी, भारी भरकम ट्रक, ऊपर से लिफ्ट, कौन सोचेगा कुछ और म्यूज़ियम के अंदर बैठे हुए जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उनको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जो CCTV कैमरा उस तरफ है, उसका डायरेक्शन उधर है ही नहीं, उसका मुंह उधर है ही नहीं, जिधर ट्रक है, या फिर उस ट्रक से लिफ्ट के ज़रिए
उस म्यूज़ियम की बिल्डिंग पर दो लोग सवार होने जा रहे हैं। अब एक विंडो के पास ये लिफ्ट रुकती है, इसके बाद दो लोग कटर निकालते हैं, ग्लास कटर, और शीशे को काट देते हैं। काटने के बाद मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब दोनों सीधे अब अंदर होते हैं और अंदर जाने के बाद वहाँ से अपोलो हॉल में पहुँचते हैं। ये म्यूज़ियम का अपोलो हॉल वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज़्यादा इस म्यूज़ियम का, जो लूव म्यूज़ियम की सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं, वहीं रखी होती हैं। अब ये दोनों वहाँ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद इत्तेफाक से वहाँ अभी कोई है नहीं। अब इन्होंने वहाँ सारे जो बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, वो शीशे के बॉक्सेस में थे, क्योंकि लोग जाते हैं तो शीशे के बॉक्स में देखते हैं। अब उन्होंने उन बॉक्सेस को काटना शुरू किया। उन्होंने बॉक्सेस को काटा और वहाँ से कुल 8 चीज़ें उठाई और इसके बाद ये वापस ऊपर जाते हैं, उसी लिफ्ट से नीचे उतरते हैं जो इन्होंने भी छोड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इस सारी चीज़ों में इन्हें सिर्फ 8 मिनट लगा। अब नीचे आने के बाद कायदे से इसी ट्रक से इनको निकल जाना था, लेकिन प्लानिंग ये नहीं थी। सड़क के दूसरी तरफ यामाहा की 2 मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, जो एक ख़ास कंपनी की थी और जो बेहद अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। उसकी स्पीड 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रक वहीं, लिफ्ट वहीं, सब छोड़ा। उसके बाद सड़क के किनारे गए। उन दोनों यामाहा मोटरसाइकिल पर दोनों सवार होते हैं, तीसरा वहाँ इंतज़ार कर रहा है और ये सब वहाँ से निकल देते हैं। 8 मिनट के अंदर आए और चले गए। अब इस दौरान में हुआ ये कि जब इन्होंने इस अपोलो हॉल में जो बॉक्स था उसको काटा ग्लास का, तो उसके बाद पहली बार सिक्योरिटी अलार्म बजा, क्योंकि उन बॉक्सेस के साथ कनेक्टेड था। तो सिक्योरिटी अलार्म जैसे ही बजा, अब म्यूज़ियम के सारे स्टाफ चौकन्ने, घबराए, भागते हैं अपोलो हॉल की तरफ। लेकिन इतना वक्त ही नहीं था। उन्होंने जिस तेज़ी से काटा, उन्होंने पता था क्या क्या काटना है। जब तक वो पहुंचते, ये दोनों उसी रास्ते से, बिल्डिंग से, शीशे के ग्लास से बाहर निकलते हैं, लिफ्ट से नीचे उतरते हैं, सामने खड़ी हुई मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और 1 2 3। अब जब लोग आए, उन्होंने देखा कि ये तो बॉक्सेस खाली हैं। अब फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, तो पता चला कि भाई उस तरफ तो कोई कैमरा था ही नहीं। अब पुलिस की टीम भी बाहर गई। जब बाहर गई तो जहाँ पर इन्होंने अपने बॉक्स छोड़े थे, वहाँ से एक क्राउन, जो फ्रांस के किंग का एक क्राउन था ऐतिहासिक, वो वहाँ पड़ा हुआ था ज़मीन पर। असल में चोर भागते हुए हड़बड़ी में उनसे वो एक क्राउन छूट गया, लेकिन उसका अफसोस नहीं था उन्हें, क्योंकि जो चीज़ वो अपने साथ ले गए उसकी कीमत 8 अरब इंडियन करेंसी में बात कर रहा हूँ, मतलब 8 अरब की कीमत, $102 मिलियन और इंडियन करेंसी में 8 अरब रुपए का सामान के जेवर अपने साथ ले गए। एक ऐसा म्यूज़ियम जिसमें इतनी सारी बेशकीमती चीज़ें हैं, वहाँ की सिक्योरिटी का ये आलम था। 8 मिनट में चोरी कर वो निकल गए। अब ट्रक वहीं, लिफ्ट वहीं, और साथ में उस ट्रक से उन्हें कुछ और भी चीज़ें मिली, जिसमें डिस्क कटर भी मिला। तो वो तो भाग गया। पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि हाँ, बाकी सीसीटीवी कैमरे उन्होंने जब देखे तो ट्रक का मूवमेंट देखा सुबह, और वहाँ पे फिर पार्क, तब उस ट्रक के ज़रिए कि इसमें डीएनए के कुछ मिलेंगे, फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, पुलिस ने उसको अपने कब्जे में लिया और हर तरफ अब निगरानी शुरू। हड़कंप मच चुका था। वहाँ जब गायब हीरे जवाहरात की बात आई तो फिर ये हुआ कि भाई इसकी कीमत तो 8 अरब है। जो चीज़ चोर अपने साथ ले गए, कमाल की चीज़ें थी वो। उसमें से एक वो टियारा नेकलेस ले गए। इस टियारा नेकलेस और ईयररिंग सेट था जिसमें 1000 से ज़्यादा डायमंड लगे हुए थे, और ये एक हिस्टोरिकल मतलब धरोहर हुआ करता था। इसके अलावा सफ़ायर और डायमंड से जुड़ा हुआ एक पूरा सेट था जो नेपोलियन के भाई की पत्नी पहना करती थी, वो भी चोर अपने साथ ले गए। और कहते हैं कि ये जो नेपोलियन के भाई की पत्नी का ये पूरा सेट था, ये श्रीलंका के खदानों से उस वक्त निकला था डायमंड, और ये उससे बनाया गया था, तो ये ले गए। इसके अलावा
डायमंड और एमरल्ड का जो एक सेट था, पूरा वेडिंग गिफ्ट था, ये नेपोलियन का अपनी दूसरी बीवी को दिया था नेपोलियन ने। उसमें भी 1000 से ज़्यादा डायमंड और बाकी सारी चीज़ें थी। ये कोलंबिया से आया था, उसको भी अपने साथ ले गए। फिर टेरा ब्रूच डायमंड ये इंडिया से कभी गया होगा कॉलोनियल टाइम में, वो भी गायब। क्राउन जो था वो अपने साथ ले गए थे, लेकिन वो जल्दबाजी में छोड़ दिया वहीं पर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे आइटम थे और ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने साथ ले गए, जिसकी वैल्यू 8 अरब रुपए थी। अब इसके बाद फ्रेंच पुलिस हरकत में आती है, तफ्तीश शुरू होती है। तो फिर पहली गिरफ्तारी होती है पेरिस एयरपोर्ट से। एक चोर वहाँ पे एक फ़्लाइट पकड़ने के लिए गया था, अल्जीरिया जाना था उसे, उसको पकड़ लिया गया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर दूसरे को पकड़ा गया। फिर इसके बाद 5 और सस्पेक्ट को पकड़ा गया जो इनके साथी थे। लेकिन जो इनका मेन पार्टनर था, जो मेन जिसका शायद दिमाग इस पूरी चोरी के पीछे है, वो अब भी फ्रेंच पुलिस के हाथ नहीं आया और डर ये है कि कहीं वो फ्रांस छोड़ ना दिया हो, तो उसकी तलाश जारी है। अब इस म्यूज़ियम के सिक्योरिटी की तो बात आपको मैंने बताई, और ये पहली बार ऐसा नहीं है। 1911 में मोनालिसा की मशहूर पेंटिंग चोरी हो गई थी 1911 में, और तब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था, बल्कि इसको कहा गया था कि ये सदी की सबसे बड़ी चोरी है। 2 साल तक मोनालिसा की ये पेंटिंग इस म्यूज़ियम से दूर रही, चोरी हो चुकी थी। तमाम इंटरपोल, तमाम पुलिस सब लगे हुए हैं इसे बरामद करने के लिए। 2 साल तक नहीं मिला। 2 साल के बाद कुछ चोरों ने इटली के एक म्यूज़ियम के ओनर को कांटेक्ट किया और कहा कि जो पेरिस के म्यूज़ियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई मेरे पास है, आपको ख़रीदने में दिलचस्पी हो तो बताओ। अब इटली के म्यूज़ियम का वो मालिक शरीफ था, उसे भी पता था कि मोनालिसा की तस्वीर चोरी हो गई है। उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, फ़ौरन पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम के लोगों को कांटेक्ट किया और बताया कि जिस मोनालिसा की तस्वीर आपके यहाँ से चोरी हुई थी पेंटिंग, उसे बेचने के लिए एक शख्स मेरे पास आया। फ़ौरन इसके बाद घेरा डाला गया और तब 2 साल के बाद मोनालिसा की वो पेंटिंग वापस बरामद हुई, वापस लाया गया। इसके अलावा भी यहाँ पे कई चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक ये था कि चोरों ने यहाँ पर ज़्यादातर पेंटिंग को अपना निशाना बनाया। इतने महंगे हीरे जवाहरात के गहने ये पहली बार है। और ख़ुद इस म्यूज़ियम की जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, उन्होंने माना कि यहाँ की सिक्योरिटी में बहुत सारे लैप्सेस हैं और हमें सुधार की ज़रूरत है। अब वैसे बहुत सारी मजबूरियाँ भी, चूँकि ये शाही महल हुआ करता था फ्रेंच एम्परर का, और आज भी बेहद खूबसूरत बिल्डिंग है। तो जिस तरीके की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब सोचिए कि सिर्फ चोर ये 4, 5, 6 चीज़ ले गए हैं और 8 अरब रुपए की जिसकी कीमत हो, तो बाकी चीज़ों की कीमत कितनी होगी। और ये अपने आप में एक कहें तो दुनिया के किसी भी बड़े बैंक से ज़्यादा बेशकीमती जगह है ये। और वहाँ की सुरक्षा का अगर ये आलम होगा तो फिर क्या होगा। हाल के वक्त के कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ी चोरी है। अब बाकी के चोरी गए सामान, इन सब की पुलिस तलाश कर रही है और उम्मीद यही है कि जल्द पकड़े जाएं। इससे पहले भी यहाँ से कई ऐसे बेशकीमती चीज़ें चोरी हुई थी। एक बार तो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे मिली, कोई एक ग्रॉसरी के बैग में लेकर जा रहा था। इसके अलावा एक रेनॉ की पेंटिंग चोरी हुई थी, हालांकि वो आज तक नहीं मिली, इसी म्यूज़ियम से। इसके अलावा 5 एंटिक पीसेस डायमंड और इसके सारे ऐसे ही वो भी चोरी हुई थी, हालांकि वो बाद में मिल गई। साथ ही छोटी मोटी और भी कुछ चोरियां सब बरामद हो गई, सिवाय एक रेनॉ की पेंटिंग के जो आज तक नहीं मिली है। तो इतिहास को देखते हुए यहाँ चोरी भी आसान है और चोरी के बाद सामान भी मिल जाता है, चाहे बेशक 2 साल लगे। तो दुआ यही है कि ये सारी चीज़ें वापस मिल जाएं, क्योंकि ये सिर्फ कुछ गहने या 8 अरब और 10 अरब की बात नहीं है। म्यूज़ियम में रखी हुई चीज़ें एक ऐतिहासिक धरोहर होती है, जिससे आप उस दौर के इतिहास के बारे में समझते हैं, जानते हैं। और यहाँ नेपोलियन के पूरे परिवार, मतलब नेपोलियन की पत्नी भी, नेपोलियन की भाभी भी, इन सभी के गहने। और वो तो अच्छा हुआ कि फ्रांस के जो
राजा हैं उनका क्राउन बच गया, वरना और घनघोर बेइज्जती होती। तो कुल मिलाकर अभी इंतज़ार है कि इस चोरों का दुगला पकड़ा जाए, और इंतज़ार है कि जितनी ये सारी चीज़ें चोरी हुई वो वापस म्यूज़ियम में अपनी उसी जगह पर पहुंच जाए। म्यूज़ियम को फ़िलहाल बंद किया गया था क्योंकि इतनी सारी चोरी हो गई, वैसे ही सदमे से उभर नहीं पा रही अथॉरिटी, लेकिन अब इसे खोला जाएगा और तलाश ज़ोरों शोर से इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दिया गया है। ये भी है कि शायद इसे फ्रांस से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्या पता फ्रांस से अब तक बाहर निकाल भी दिया गया हो। इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे जितने म्यूज़ियम हैं या इस तरह के आर्ट के कदरदान हैं जो ऐसी चीज़ों को ख़रीदते हैं, उनकी भी पूरी एक लिस्ट खंगाली जा रही है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने बाकी के देशों की एजेंसियों से भी मदद मांगी है, और जो एक इसमें से पकड़ा गया अल्जीरिया जा रहा था, तो क्या इसका अल्जीरिया से कोई कनेक्शन है, उसको भी खंगाला जा रहा है। जो 5 और पकड़े गए हैं कल, उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो इसके बाद ही पूरी प्लानिंग इस प्लानिंग में, और कौन कौन लोग चोरी के बाद क्या करना था, जो मनी हाइस्ट वाला मामला था कि चोरी के बाद चोरी का सामान कहाँ ले जाना है, कहाँ बेचना है, कहाँ रखना है, इन सारी चीज़ों की पड़ताल जारी है, और जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आएगा आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।